मॉर्निंग बच्चों। तो कल का वीडियो हमने अपलोड किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, जो आपने देखा होगा। अच्छा, कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि अब हम लोग डीपीपी फाइल, डीपीपी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अपलोड करना शुरू कर रहे हैं। तो तुम में से बहुत लोगों को तो पता होगा कि इसको कैसे देखना है, और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा होगा तो कल वाले वीडियो के जहां पे आप देखते होगे, मैं थोड़ा बता दूं, मैक्सिमम लोगों को तो आता ही होगा देखना, जिनको नहीं आता वो एक बार समझ लो कि जहां आपका वीडियो स्क्रीन आता है वहां पे जहां लेक्चर का नाम लिखा होता है उसी के सामने एक एरो होता है। उस एरो को प्रेस करोगे तो डिस्क्रिप्शन आएगा, और उस डिस्क्रिप्शन में आपको वहां क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपको डीपीपी लोड करने के लिए कौन से लिंक को डाउनलोड करना है। तो वहां पे एक लिंक आएगा, ब्लू कलर से आपको दिखेगा आपके स्क्रीन पे। उस लिंक पे जाके आप क्लिक कर दीजिए तो आपको वो फाइल खुल जाएगा। वो पीडीएफ फाइल है। ठीक है बच्चों, आप चाहो तो उसको डाउनलोड भी कर सकते हो उस पीडीएफ फाइल को, या अच्छा रहेगा कि डाउनलोड कर दो तो उसका साइज बड़ा या छोटा करके देख सकते हो। तो कल मैंने आपको उसमें एक डीपीपी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला डीपीपी अपलोड किया था जिसमें टोटल 13 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो उसको मैं उसका लिंक आज इस वीडियो के थ्रू भी भेजूंगा। ठीक है ना, इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन देखना कैसे होता है फिर से मैं बता रहा हूं। वीडियो के नीचे में लेक्चर जहां लिखा हुआ रहता है कि किसका लेक्चर, उसके सामने एक एरो डाउन करके छोटा सा एरो साइड में आप देखना होगा लिखा हुआ, उस एरो को आपको प्रेस कर देना है। तो वहां पे आपको वो पूरा आ जाएगा कि पब्लिश ऑन दिस डेट समथिंग लाइक दैट, कि कौन सा लिंक है, तो आप उस लिंक को क्लिक कर लो। ठीक है, तो उस पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा आपके फोन पे और आपको उसको ट्राई करना है। ठीक है ना। तो कल जो क्वेश्चन मैंने भेजा था उसमें 2 आपका प्रिंटिंग मिस्टेक था, मैं उसको आज करेक्ट करके फिर अपलोड कर दूंगा। ऐसे अगर जिन्होंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है वो देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 में एक तो स्मॉल क्यू है और दूसरा +4 क्यू है, और क्वेश्चन नंबर 9 में 2 चार्ज प्लस कैपिटल क्यू प्लस कैपिटल क्यू, ये स्मॉल क्यू लिख दिया गया उसमें, उसको प्लस कैपिटल क्यू कर लेना, और ये बीच में स्मॉल क्यू, इसके बारे में पूछ रहा है। ये 2 करेक्शन है, 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर और 9 नंबर के लिए। तो आप वो डीपीपी को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। तो और एक बार उसको ट्राई कीजिए, देखिए एकदम पूरी तरीके से क्लास की तरह ही मैं पढ़ा रहा हूं आपको। तो आप अगर डीपीपी भी सॉल्व करेंगे तो कल 13 क्वेश्चन है, और भी इस तरीके से मैं क्वेश्चन लोड करता रहूंगा। और अगले वीडियो में, ये वीडियो तो ये आज वाला वीडियो भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही मैं कंप्लीट करूंगा, जिसमें आपको कल 5 पॉइंट्स बताए थे, बाकी पॉइंट्स आज मैं कंप्लीट करूंगा। और इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा वो उस डीपीपी का सॉल्यूशन आएगा, जो उसमें क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा, और आप जो घर पे भी ट्राई करोगे तो उससे आप मैच करके देख लेना कि आपका कितना राइट हुआ कितना रॉन्ग हुआ। ठीक है ना दोस्तों। तो पीडीएफ फाइल जरूर आप डाउनलोड कर लेंगे, वो डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, वो जहां पे आपका फाइल का नेम है उसके सामने एरो, छोटा सा एरो है, आप देख लेना। ओके, तो आज की पढ़ाई हम शुरू करते हैं। ये आप ध्यान से वो डीपीपी कर, क्योंकि कल मैं डीपीपी करना शुरू करूंगा तो फिर आपको लगेगा कि मेरे पास तो क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन तुम्हारे पास है, तुम देख लेना उसमें। अब ये आज हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसमें मैंने आपको टोटल प्रॉपर्टीज आपको बता रखा था। कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज से निकलता था लाइन और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होते थे। अगर आसपास में कोई नेगेटिव चार्ज ना हो तो इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा लाइंस के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करने से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता था। और क्या देखा था आपने, 2 लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, है ना। और क्या देखा था आपने कि ये जो लाइंस होते हैं ये आपको किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएंगे। ओके, तो बच्चों पहले हम लोग उस प्रॉब्लम को करेंगे जो कल हमने आपको जाते जाते बोला था कि आप इसका लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ करके बताना। ये हो गया +Q, और ये हमने 2 पॉइंट चार्ज दे दिया था आपको। अब देखो, अब मैं इसके EFLS ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। पहले इमेजिन करो,
देखो ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगा, क्योंकि अगर यहां कोई टेस्ट चार्ज रखेंगे तो जितना से ये पुश करेगा उतना से ये पुश करेगा, तो ये वो रीजन होगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा तो EFLS उसको रिप्रेजेंट करने वाला भी नहीं होना चाहिए। तो देखो मैं इस लाइन को बनाता हूं और फिर हम लोग देखेंगे कि वो जो है करेक्टली उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहली बात, पॉजिटिव चार्ज है तो इससे केवल निकलेगा, है ना, ओरिजिनेट होगा। अभी मैं ये बताऊंगा कि ये कैसे हो रहा है। थोड़ा सिमेट्री का ध्यान आपको रखना होगा। मैं ट्राई कर रहा हूं कि ढंग से बनाऊं, लेकिन परफेक्ट हो ये जरूरी नहीं है। इसकी बात है तो इसके लिए देखो, ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इससे भी निकल ही रहा होगा लाइन, है ना दोस्तों, इससे भी लाइंस निकल रहे हैं। अब जरा देखें और भी लाइंस हो सकते हैं। इसको ऐसे ड्रॉ कर दो, इसको ऐसे ड्रॉ कर दो। सवाल है कि यहां मैंने लाइन क्यों नहीं बनाया, तो उसका जवाब तो मैंने आपको दे दिया कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो, तो वहां लाइन तो बनेगा नहीं। जवाब है फिर सोचना यह है कि यहां पे ये ऐसा फील्ड क्यों हुआ, ऐसा लाइंस मैंने क्यों बनाया। तो अभी हम लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ कि अगर आप यहां पे चाहते हो कि फील्ड किधर है, तो पहले ये भूल जाओ कि मैंने ऐसा लाइन ड्रॉ भी किया है। आप ना नॉर्मल कॉन्सेप्ट से सोच के देखो, जैसा कि तुम देख रहे हो कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से फील्ड यहां पे होगा इस तरफ, और इसकी वजह से फील्ड होगा दिस साइड, और ये दोनों से मिड पॉइंट है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो बीच में ही आना चाहिए। तो फील्ड तो यहाँ पे नेट फील्ड आपका इस तरीके से होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन बिल्कुल सटीक बनाया गया है, क्योंकि ये अगर यहाँ पे नेट फील्ड है तो तुम ये भी तो देख रहे हो कि ये जो लाइन हमने रेड कलर का बनाया है वो इस लाइन के ऊपर यहाँ पे क्या ड्रॉ किया हुआ है, टेंजेंट। ठीक इस तरीके से यहाँ पे फील्ड किधर होगा, तो नीचे डाउन। कैसे डाउन होगा, तो भाई इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे। तो इस तरीके से ये दोनों लाइन जो है प्लस क्यू, ये जो लाइंस हमने ड्रॉ किया है ये इसके फील्ड को एग्जैक्टली शो कर रहा है। अगर यहां कोई पूछे फील्ड कितना, तो क्या बोल दोगे, बीच में तो जीरो है, ऐसे भी हमने कोई लाइंस नहीं बनाया। अगर कोई पूछे यहां पे फील्ड किधर, तो ये प्लस क्यू की वजह से इधर और इस प्लस क्यू की वजह से भी इधर, दैट्स व्हाई यहां पे आपका इस तरीके से बनाया। तो एक तरीके से मैंने ये प्लस क्यू के बीच ये जो EFLS ड्रॉ किया है वो इसके फील्ड के प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहा है। दैट्स व्हाई ये जो लाइन, ये जो पैटर्न लाइंस का बनाया गया, दिस इज करेक्ट। तो आप 2-3 का याद रखेंगे। पिछले क्लास में मैंने आपको प्लस क्यू और माइनस क्यू का बताया था, आज प्लस क्यू का बता दिया। एक प्लस क्यू आइसोलेटेड का भी बताया हुआ, एक माइनस क्यू आइसोलेटेड, मतलब अकेला प्लस क्यू होगा तो क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप एक बार लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ EFLS पासिंग थ्रू पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये क्या है, पहले तो ये सोचो कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ क्यों रहे हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी को हम लोग ढंग से समझ सकें। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जानना इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्शन के लिए तो तुमने EFLS के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, लेकिन किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है ये कैसे पता लगेगा, तो उसके लिए हमने ये पॉइंट बनाया है। ये पॉइंट क्या बोलता है कि मान लो अगर किसी एरिया पे, किसी जगह पे अगर तुम ये पता करना चाहते हो कि हाँ फील्ड कितना है, तो पहले ये पता करो कि वहां से कितनी लाइंस, यानी लाइंस की डेंसिटी क्या है। डेंसिटी मतलब मान लो एक काम करो, अगर लाइंस क्रॉस कर रही हैं तो अपने मन में वहां पे एक क्रॉस सेक्शनल एरिया समझते हो ना, एरिया जो कि लेंथ के परपेंडिकुलर है। तो ऐसा एक एरिया ले लो,
फिर देखो कि उस एरिया से कितने लाइंस पास कर रहे हैं। अगर ज्यादा लाइंस पास कर रहा है फॉर द गिवन एरिया, अगर ज्यादा लाइन पास कर रहा है तो तुरंत समझ जाने का दोस्तों कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। अब ये कैसे समझेंगे हम लोग, वो एक एग्जांपल मैं बनाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो ये हमने एक प्लस क्यू चार्ज लिया, सिंपल सा। अब इस प्लस क्यू चार्ज का EFLS तो तुमको कल से बताया गया कि ये रेडियली आउटवर्ड, रेडियस के लॉन्ग जितनी मर्जी हो लाइन बना दो, ये तुम्हारी मर्जी है। नंबर ऑफ लाइंस कितना बनाना है दैट्स योर चॉइस, आपकी मर्जी, आप जितना लाइंस बनाना चाहते हो बना दो। ये आपने लाइंस बना दिया, ड्रॉ कर दिया आपने, ओके। अब अपने को ये पता करना है कि ये है 0.1, दिस इज 0.1 एंड दिस इज 0.2। आपको ये पता करना है कि E1 और E2 यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 और इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2 में ग्रेटर कौन है। तो तुम कहोगे सर ये तो हम लोग पहले से जानते हैं। ऑफ कोर्स जानते हैं, पहले से हम ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हैं पॉइंट चार्ज की वजह से। याद करो KQ/R²। तो E = KQ/R², ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे फील्ड घटेगा, तो सर्टेनली नंबर 2 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नंबर 1 से क्या होगा, कम होगा। नंबर 2 का फील्ड का मैग्नीट्यूड नंबर 1 से कम होगा क्योंकि ये इससे ज्यादा दूरी पे है। ये तो हम लोग मैथमेटिकली जानते हैं, लेकिन EFLS भी इसको कैलकुलेट करने में आपको मदद कर सकता है। कैसे, तो देखो, आप एक काम करो, ये 1 से पास होता हुआ एक एरिया ड्रॉ करो। ऐसा ये मन में हमने ड्रॉ कर लिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। अब इस एरिया से देखो कितने लाइंस पास कर रहे हैं, 1 2 3 4 5। इस फॉर दिस गिवन एरिया 4 नंबर EFLS यहां से पास कर रहे हैं। अब एग्जैक्टली इसी मैग्नीट्यूड का एरिया यहां ड्रॉ करो, थोड़ा भी छोटा मत ड्रॉ करना, उतना ही एरिया ऑलमोस्ट। अब देखो मैंने लगभग ड्रॉ किया है, थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप देख सकते हो कि जितना बड़ा एरिया से यहां 5 लाइंस क्रॉस कर रहे थे, यहां सिर्फ 2 लाइंस क्रॉस कर रहे हैं। तो जो हमारा ये कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ EFLS पासिंग थ्रू द। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ लाइंस पासिंग। तो भाई जितनी ज्यादा डेंसिटी में लाइन कहीं से पास करेगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। तो फॉर द गिवन एरिया यहां पे 5 लाइंस क्रॉस कर रही हैं, यहां पे 2 लाइंस। तो बहुत इजीली हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at 1 is greater than magnitude of electric field at 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि लाइंस की जो डेंसिटी है वो आपको फील्ड के मैग्नीट्यूड के बारे में बता सकती है। और ये तो हम लोग मैथमेटिकली भी जानते हैं कि पॉइंट चार्ज से जितना दूर जाओगे फील्ड की वैल्यू उतनी कम होगी, ठीक है ना। और ये डेंसिटी वाली बात आप याद रखना और इसको आप नोट डाउन कर लो। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अब हम लोग इसमें उस कॉन्सेप्ट को लगा के देखते हैं। मान लो कि यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है, दरअसल ये क्वेश्चन एचसीएम में दिया हुआ है। आपको ये पूछा गया कि A, B, C इन तीनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को कंपेयर करो। तो बहुत सिंपल है भाई, अभी हमने सीखा कि डेंसिटी ऑफ लाइंस जो होती हैं वो कहीं ना कहीं हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है। तो आप एक काम करो, यहां पे एक एरिया ले लो, उतना ही बड़ा एरिया यहां पे ले लो, उतना ही बड़ा एरिया यहां पे ले लो। तो तुम देख सकते हो कि इस एरिया से ये तीनों लाइन क्रॉस कर रही हैं, यहां सिर्फ एक लाइन है और यहां भी वो तीनों लाइंस हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर डेंसिटी की बात करें लाइंस की जो पास कर रही हैं वो A और C पे तो इक्वल है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो A और C पे क्या है दोस्तों, इक्वल। एंड दिस मस्ट बी ग्रेटर देन EB, क्योंकि EB जो है वहां पे लाइंस की डेंसिटी कम है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि बहुत मुश्किल नहीं है आपके लिए समझना, ठीक है ना। चलो
ये पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सिक्स्थ पॉइंट। ये बहुत खास इंपॉर्टेंस का नहीं है। इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आपका EFLS किसी चार्ज फ्री रीजन में चल रहा है, जहां और कोई मेटल वेटल नहीं है, कोई चार्ज वार्ज नहीं है, कोई कंडक्टर नहीं है, तो लाइन कॉन्टिन्यूअस होती है, वो डिसकंटिन्यू नहीं करती है, कॉन्टिन्यूअसली वो इंफिनिटी तक चली जा सकती है। तो मैं यहां लिख देता हूं, इन फ्री स्पेस EFLS आर कॉन्टिन्यूअस लाइंस। मतलब समझ लो, मैं ये बोलना चाह रहा हूं यहां पे कि मान लो ये प्लस क्यूब कोई पॉइंट चार्ज है। अब इससे जो EFLS निकला, अगर रास्ते में कोई मेटल का टुकड़ा या कोई दूसरा नेगेटिव चार्ज ना आए तो ये लाइन कंटिन्यू कर जाएगी बिना किसी ब्रेक के इंफिनिटी तक। तो ये आपका अगला प्रॉपर्टी है। इसके अलावे एक प्रॉपर्टी और भी है जो कई लोग पढ़ाते हैं, लेकिन वो बहुत रेलिवेंट नहीं है कि लाइंस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अरे लाइंस आर इमेजिनरी, लाइंस काहे कोई रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे? ये सब फॉल्स प्रॉपर्टीज लोग अपने मन से बना के बताते हैं। वो आपको जो मैंने बता दिया है कि ये पॉजिटिव से चार्ज से ये ओरिजिनेट होंगी, ऐसा हमने मानते हैं, और नेगेटिव पे टर्मिनेट। आप उसको याद करके रखो, समझ गए ना? लाइंस एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट नहीं करती है। ओके, चलो, तो ये आपका हो गया सिक्स्थ पॉइंट। अब अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेवेंथ पॉइंट। ये पॉइंट क्या कहता है दोस्तों कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा। क्लोज लूप कहने का मतलब है, क्लोज लूप किसको बोलेंगे? या सर्कल के फॉर्म में हो या स्क्वायर के फॉर्म में हो। क्लोज लूप का मतलब है जिसकी ना स्टार्टिंग पॉइंट हो ना जिसका एंड पॉइंट हो। जबकि हम लोग यहां जानते हैं कि यहां जो आपका EFLS है ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होता है। तो इसका स्टार्टिंग भी पता है और इसका एंड पॉइंट भी पता है। तो ये क्लोज लूप तो होगा नहीं, है ना दोस्तों? तो क्लोज लूप ये नहीं होगा, ये क्लोज लूप बना ही नहीं सकता है। क्यों नहीं बना सकता है? तो पहली बात समझो कि हमने यहां पे पहले इस पॉइंट को लिखा है। आप पहले एक बार इसको समझो, क्या लिखा है हमने लिखा है EFLS never form closed loops because they represent electrostatic electric field which is conservative in nature। देखो दोस्तों, हम लोग EFLS जो यहां ड्रॉ किए हैं वो किसके लिए ड्रॉ किए हैं? उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ध्यान से सुनना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो चार्ज से पैदा हुआ है। और जो चार्ज से पैदा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो निश्चित तौर पे मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि वो कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। कंजर्वेटिव इन नेचर का मतलब जिसका राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 होगा। और क्या होगा? जिसका वर्क डन जो है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो फिलहाल अभी मैं नेक्स्ट इसको भी रफ करके मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले आप ये समझो कि वी आर डिस्कसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज। और चार्ज के द्वारा पैदा हुए इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक, और जो कि होता है कंजर्वेटिव इन नेचर। और जो भी फील्ड कंजर्वेटिव इन नेचर होगा वो लूप नहीं बनाएगा। ठीक है ना? क्लोज लूप नहीं बनाएगा। आपके दिमाग में आएगा कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा? तो इसको हम स्टार मार्क करके आपको नीचे डिस्क्राइब किए हैं। ये क्या इसका मतलब है, सो सुनो। देखो, अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में हम लोग ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या है? चार्ज प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी प्रोड्यूस होगा चार्ज से। लेकिन आप ये जान लो कि जब हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे एक चैप्टर आएगा EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जहां मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से भी पैदा होता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड बदलता है तो आपका वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये अभी आप नहीं समझ पाओगे। बस आप अपने दिमाग को ये समझाओ कि सर अभी एक इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहे हैं जो चार्ज से पैदा होता है, आगे चल के सर पढ़ाएंगे एक और फील्ड के बारे में
जो इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा, लेकिन वो चार्ज से पैदा नहीं होगा, वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स की वजह से पैदा होगा। और ऐसे फील्ड को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड फील्ड। कैसा फील्ड? इंड्यूस्ड फील्ड। और वो फील्ड नॉन कंजर्वेटिव होता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही है लेकिन नॉन कंजर्वेटिव होता है। तो नॉन कंजर्वेटिव है तो वो क्लोज लूप बना सकता है। लेकिन अभी वाला फील्ड जो हमारा है यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज से पैदा हुआ है, वो क्लोज लूप नहीं बना सकता है। फिर से सुनो, कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड किससे पैदा हुआ है? चार्ज से। चार्ज से पैदा हुए इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। नेचर क्या होगा? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव जिसका नेचर होगा भाई, एक बात समझ लो, वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा क्योंकि वो कंजर्वेटिव है। फिर कहोगे कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कोई ऐसा है जो क्लोज लूप बनाएगा? तो जवाब है यस। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कब आएगा? वो चार्ज से नहीं आता है। उसको प्रोड्यूस करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना पड़ेगा, फ्लक्स को चेंज करना पड़ेगा, जो आगे की बात है, हम लोग आगे समझेंगे। अभी फिर बस आपके जानकारी के लिए हमने बता दिया। और वो क्लोज लूप बनाता है क्योंकि उसका नेचर क्या होता है? नॉन कंजर्वेटिव। तो इन बातों को मैंने यहां पे लिख दिया है ढंग से, आप इसको एक बार समझ लो, ठीक है ना दोस्तों? तो क्लोज लूप कभी नहीं बनाएगा EFLS, तो इसको आप लिख लो। तो देखो, अगर कोई बोले कि क्या ये फील्ड EFLS रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो आपका क्या जवाब होना चाहिए दोस्तों? नो, ये क्लोज लूप हो गया, दिस इज नॉट पॉसिबल। कोई पूछेगा क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एनसीईआरटी में भी एक एग्जांपल में दिया हुआ है, तो इसका भी जवाब होगा नो, क्योंकि ये सारे लाइंस जो हैं वो क्लोज लूप है। और जो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, यहां जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो वो चार्ज वाला ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उनको ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है क्योंकि ये आपका क्या कर रहा है? क्लोज लूप बना रहा है। तो दोस्तों आखिरी में ये 2 पॉइंट देखो, 8 नंबर और 9 नंबर, इसमें क्या लिखा हुआ है? हमारा यहां पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कंडक्टिंग सरफेस लाइक मेटल्स एंड एनीथिंग। और 9 में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये लिखा हुआ है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ये दोनों पे हमने एक मार्क कर रखा है। क्यों मार्क कर रखा है? क्योंकि ये दोनों पॉइंट हमें अभी, चूंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ही पढ़ रहे हैं, उसी का EFLS देख रहे हैं, तो ये EFLS में तो आया, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन आपको तब दिया जा सकता है जब आप पोटेंशियल पढ़ रहे होंगे, जो हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग गॉस के थ्रू फील्ड कैलकुलेट करेंगे, अब तब हम लोग लास्ट पोर्शन पोटेंशियल पे पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों पोटेंशियल जब मैं, तो आप रिमेंबर करवाऊंगा, मैं आपको याद करवाऊंगा कि पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 9 का एक्सप्लेनेशन एकदम करेक्टली आपको तभी समझ में आएगा जब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताया जाए। तो मैं वहां जब बता रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो मैं फिर वापस आपको याद दिलाऊंगा इन दोनों पॉइंट्स को। तो फिलहाल के लिए अभी आप बस ये समझ लो कि कोई भी कंडक्टिंग सरफेस यानी मेटल के ऊपर EFLS जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक इसी तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेस, अब इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है वो भी आप समझोगे, फिलहाल थोड़ा बहुत तो आप दिमाग लगा सकते हो। इक्वी मतलब समान, पोटेंशियल मतलब ऐसा सरफेस जहां का हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो वहां उसके ऊपर भी जो ये EFLS होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर। अब ये दोनों पॉइंट का एक्सप्लेनेशन, अभी तो फिलहाल आप इसको सिर्फ लिख लोगे, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको तब मिलेगा जब मैं आपको पोटेंशियल पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको याद दिलाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अब आज मैं फिर वो PDF का लिंक आपको भेज रहा हूं DPP का, तो मैं इसमें DPP के लिए आपको टाइम भी दे रहा हूं 2-3 दिन का, कि आप उसको ढंग से सॉल्व करो। एक बार खुद ट्राई करोगे तब मैं उसको आपका सॉल्यूशन दे दूंगा। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करना है, हम लोग क्या करूंगा मैं, एक तो मैं कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर का EFLS और ड्रॉ करके दिखाऊंगा, और उसके बाद एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को मैं डील करूंगा कि जेईई मेन, एडवांस या नीट में EFLS पे कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ
थोड़ा टाइम बचेगा क्योंकि अगला वीडियो थोड़ा बनाऊंगा मैं बड़ा, तो उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो तब तक आप ये पॉइंट को याद रखना, सब कुछ सही से करना। ओके, तो आज आप जरूर, फिर मैं एक बार रिमाइंडर डाल देता हूं, आज वाली वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में आपको, डिस्क्रिप्शन मतलब जहां वीडियो का नाम होता है सामने में एक एरो होता है, एरो को प्रेस करोगे आपको लिंक मिलेगा, आप उस पीडीएफ फाइल को, डीपीपी को डाउनलोड कर लेना। ओके।